नमस्कार दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स में आपका स्वागत है। जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सोनिया गांधी के सवाल पर संबित पात्रा का पलटवार, बोले गलती आपके बेटे की है ना कि डेमोक्रेसी की। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी के ऐलान के बाद सीमा सुरक्षा में बढ़ेगी एनसीसी की भागीदारी और रक्षा मंत्री ने दी है इस फैसले को मंजूरी। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा आज से शुरू हो गई है। रोजाना 2000 भक्तों को दर्शन की इजाजत सरकार द्वारा दी गई है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय माता दी। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। एक एक खबर जरूरी है, अंत तक खबर में बने रहिएगा। सोनिया गांधी के सवाल पर संबित पात्रा का पलटवार, बोले गलती आपके बेटे की है ना कि डेमोक्रेसी की। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा पिछले कई दिनों से कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोल रहे हैं। अब अपने नए ट्वीट में संबित पात्रा ने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा है। संबित पात्रा का कहना है कि राहुल गांधी के वीडियो ट्वीट्स को लोग गंभीरता से नहीं लेते और राहुल गांधी की असफलताओं को लोकतंत्र की पतनशीलता के रूप में नहीं देखा जा सकता। गलती आपके बेटे के साथ है ना कि डेमोक्रेसी के साथ। सोनिया गांधी को संबोधित करते हुए संबित पात्रा ने लिखा, आपके बेटे की असफलताओं लोकतंत्र की पतनशीलता के रूप में नहीं देखा जा सकता है। अगर आपका बेटा 1-2 सेकंड के वीडियो में ट्वीट और यूट्रेंस पर लिखता है, उसे राष्ट्र द्वारा गंभीरता से नहीं लिया जाता है, तो इसका मतलब है कि गलती आपके बेटे के साथ है ना कि डेमोक्रेसी के साथ। हाथ जोड़कर आपका धन्यवाद। दरअसल संबित पात्रा की यह प्रतिक्रिया सोनिया गांधी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर अपने संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने के बाद आई है। सोनिया गांधी ने अपने स्वतंत्रता दिवस संदेश में कहा था कि यह भारतीय लोकतंत्र के लिए परीक्षा का समय है। उन्होंने कहा था कि ऐसा लगता है वर्तमान सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था, संवैधानिक मूल्यों और स्थापित परंपराओं के विपरीत है। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए भी परीक्षा का समय है। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने पूछा था कि क्या आज देश में लिखने, बोलने, सवाल पूछने, असहमत होने, विचार रखने, जवाबदेही लेने की आज़ादी है। करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी के ऐलान के बाद सीमा सुरक्षा में बढ़ेगी एनसीसी की भागीदारी, रक्षा मंत्री ने दी इस फैसले को मंजूरी। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स अब सीमा और तटवर्ती इलाकों में भी अपनी सेवाएं देंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी के विस्तार से जुड़े उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सभी 173 बॉर्डर और तटीय जिलों के युवाओं को बड़े पैमाने पर अपनी भागीदारी निभाने का मौका मिलेगा। आपको बता दें कि 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर काम देश के नाम की बात करते हुए युवा शक्ति को बड़े पैमाने पर देश सेवा से जोड़ने का जिक्र किया था। देश सेवा से जुड़ेगी 1 लाख युवा शक्ति। 173 सीमावर्ती और तटीय इलाकों से एनसीसी में 1 लाख नए कैंडिडेट्स भर्ती किए जाएंगे, जिसमें 1/3 संख्या लड़कियों की होगी। इस प्रोजेक्ट के तहत 1000 से ज्यादा स्कूल और कॉलेज को चिन्हित किया गया था और सरकारी मंजूरी मिलने के बाद इस प्लान के तहत कुल 83 एनसीसी यूनिट अपग्रेड की जाएंगी। सेना की सीधी देखरेख में काम करने वाली इन 83 यूनिट्स में थल सेना की 53, नौसेना की 20 और वायुसेना की 10 यूनिट तैनात हैं। आपको बता दें कि एनसीसी के विस्तार की इस परियोजना को राज्यों के सहयोग से तैयार किया जाएगा। सरकार का मानना है कि ऐसा करने से देश भर के युवाओं को सेना में काम करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। वहीं फैसला लागू होने से सीमा पर बढ़ने वाले युवा जोश का फायदा पूरे देश को होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वैष्णो देवी की यात्रा शुरू, रोजाना 2000 भक्तों को दर्शन की इजाजत। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के चलते बंद हुआ वैष्णो देवी का दरबार आज भक्तों के लिए खोल दिया गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रविवार 16 अगस्त से मां वैष्णो देवी की यात्रा को शुरू करने की अनुमति दी थी। देश में कोरोना संक्रमण शुरू होने के बाद मार्च में ही वैष्णो देवी की यात्रा बंद कर दी गई थी। पहले सप्ताह 2000 श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन को जा सकेंगे, जिनमें 1900 भारतीय और 100 विदेशी यात्री हो सकते हैं। श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश कुमार के मुताबिक यात्रा में शामिल होने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कई नियम बनाए हैं। इस दौरान भक्तों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने जैसी बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। सभी प्रवेश द्वार पर यात्रियों की थर्मल जांच की जाएगी। लोगों को फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि 60 साल के अधिक उम्र के व्यक्ति, बीमारियों से जूझ रहे व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को धार्मिक स्थलों के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हालात सामान्य होने के बाद इस परामर्श की समीक्षा की
जाएगी। साथ ही साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही भक्तों को यात्रा की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा माता के भवन में एक बार में 600 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकेंगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन के ये दिशा निर्देश 30 सितंबर तक लागू रहेंगे। इसके अलावा श्रद्धालु मंदिर परिसर में किसी प्रकार का चढ़ावा नहीं चढ़ा सकेंगे। देवी देवताओं की प्रतिमाओं को छूना भी वर्जित होगा। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश के सभी तीर्थ स्थलों को खोलने का फैसला किया है। इसके लिए 16 अगस्त की तारीख तय की गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सफलतम कप्तानों में से एक धोनी का संन्यास, एक युग की समाप्ति, सीएम योगी। जी हां दोस्तों, देश को वर्ल्ड कप दिलाने वाले व कैप्टन कूल के नाम से फेमस महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। उनके इस फैसले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत के सफलतम कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट जगत के जाज्वल्यमान नक्षत्र हैं। सीएम ने कहा कि विलक्षण प्रतिभा के धनी धोनी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा एक युग की समाप्ति है। योगी ने ट्वीट कर धोनी को देश का मान और युवाओं को प्रेरणा स्रोत बताया और उनकी नई पारी के लिए शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा, विलक्षण प्रतिभा संपन्न, अद्भुत नायक, धैर्य के प्रतिमान, भारतीय क्रिकेट जगत के नक्षत्र, आपने सदैव भारत का मान बढ़ाया है। आप युवाओं की प्रेरणा हैं। उन्होंने आज ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले हरफनमौला सुरेश रैना को महान खिलाड़ी और उत्तर प्रदेश का रत्न बताया और उन्हें जीवन की नई पारी की मंगल कामनाएं दी। योगी ने ट्वीट किया, भारतीय क्रिकेट को अपनी आभा से उष्मित करने वाले महान खिलाड़ी उत्तर प्रदेश के रत्न सुरेश रैना का खेल जीवन उपलब्धियों से पूरित रहा है। आपका धैर्य, आपका समर्पण भाव प्रेरणास्पद है। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश को आप पर गर्व है। जीवन की नई पारी के लिए मंगल कामनाएं। गौरतलब है कि क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में भारत को विश्व कप दिलाने वाले सबसे सफल कप्तानों में से एक महेंद्र सिंह धोनी ने स्वतंत्रता दिवस के एक दिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट पर लिखा, मेरे करियर में आप सबके प्यार और सहयोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आज 7:19 पर आप मुझे रिटायर समझे। बता दें कि धोनी के संन्यास की घोषणा के कुछ ही देर बाद सुरेश रैना ने खुद के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायर होने की घोषणा कर दी। रैना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है और इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, माही, आपके साथ खेलना अच्छा था। पूरे दिल से गर्व के साथ मैं आपकी इस यात्रा में शामिल होना चाहता हूं। थैंक यू इंडिया, जय हिंद। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिडेन बोले, चुनाव जीते तो भारत के साथ हर चुनौती में खड़ा होगा यूएस। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार जो बिडेन ने कहा है कि अगर वे जीतते हैं तो उनका प्रशासन भारत के साथ अमेरिका संबंध को और मजबूती देगा और अमेरिका भारत के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। बिडेन ने कहा कि भारत जो चुनौतियां झेल रहा है, अमेरिका उसके साथ खड़ा रहेगा। अमेरिका में 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होना है। 77 साल के जो बिडेन मौजूदा राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़े हैं। बिडेन ने कहा, 15 साल पहले मैंने भारत के साथ ऐतिहासिक एटमी डील फाइनल कराने में अहम भूमिका निभाई थी। मेरा यही कहना है कि भारत और अमेरिका अगर दोस्त और साझेदार बनते हैं तो दुनिया और ज़्यादा सुरक्षित दिखाई देगी। बिडेन पूर्व में ओबामा प्रशासन में उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में यह बात कही। बिडेन ने कहा, अगर वे राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो भारत के साथ संबंधों को और मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध भी बढ़ाए जाएंगे। साथ ही क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी जैसी चुनौतियों पर भी दोनों देश मिलकर काम करेंगे। बिडेन ने कहा कि वे दोनों देशों के लोकतांत्रिक मूल्यों को भी मजबूत बनाने पर जोर देंगे। बिडेन ने अमेरिका में भारतीय समुदाय के योगदान को याद किया और कहा कि उनके पूरे करियर में इस समुदाय का बड़ा रोल रहा है। बिडेन ने कहा, डेलवेयर में मेरा चुनाव क्षेत्र, सीनेट में मेरे स्टाफ और ओबामा प्रशासन में भारतीय अमेरिकी ज़्यादा रहे और यह संख्या किसी भी प्रशासन ने ज़्यादा है। इतिहास में पहले इतनी संख्या कभी नहीं रही। पूरे कैंपेन में भारतीय अमेरिकी समुदाय की बड़ी भूमिका है। बिडेन ने कहा कि अमेरिका के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि पहली भारतीय अमेरिका महिला कमला हैरिस उपराष्ट्रपति की उम्मीदवार है। मध्यम वर्ग के सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रही है सरकार। पीएम मोदी ने लाल किले से किया ऐलान। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश के मध्यम वर्ग की ताकत को रेखांकित करते हुए कहा कि मध्यम वर्ग को नए अवसर चाहिए, उसको खुला मैदान चाहिए और सरकार लगातार मध्यम वर्ग के सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सरकारी दखलंदाजी खत्म करने, नए अवसर मुहैया कराने और सबको बराबरी का मौका देने के लिए काम कर रही है। मध्यम वर्ग को जितने अवसर मिलते हैं
वो अनेक गुणा ताकत के साथ उभर करके आते हैं। मध्यम वर्ग चमत्कार करने की ताकत रखता है। मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि मध्यम वर्ग को सरकारी दखलंदाजी से मुक्ति चाहिए, नए अवसर चाहिए, खुला मैदान चाहिए और हमारी सरकार लगातार मध्यम वर्ग के इन सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने बेहतर रहन सहन, सस्ते इंटरनेट, सस्ते स्मार्टफोन और सस्ती हवाई यात्रा जैसी कई पहल की है, जिसका फायदा सीधे मध्यम वर्ग को होगा। उन्होंने कहा कि हमारे हाईवेज हो, इंफॉर्मेशन वेज हो, ये सारी चीजें मध्यम वर्ग की ताकत को बढ़ाने वाली हैं। उन्होंने आवास ऋण के लिए सरकार द्वारा दी जा रही राहत का जिक्र करते हुए कहा कि हमने EMI के क्षेत्र में बड़ा काम किया है, उसके कारण आवास ऋण सस्ते हुए हैं और जब कोई आवास ऋण लेता है तो लोन पूरा करते करते करीब 6 लाख रुपए की उसको छूट मिल जाती है। कई आवास परियोजनाओं के आधार में लटकने के कारण अपने घर का सपना सजाए लोगों को उनका घर नहीं मिल पाने की समस्या पर मोदी ने कहा, कई गरीब मध्यम वर्ग के परिवारों ने पैसे लगाए लेकिन योजनाएं पूरी नहीं हो पाने के कारण खुद का घर मिल नहीं पा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महेंद्र सिंह धोनी ने किया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान, खेलते रहेंगे IPL। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। अब भारतीय क्रिकेट टीम के लिए धोनी खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। हालांकि MS धोनी IPL खेलते रहेंगे। ऐसे में उनके प्रशंसक IPL में धोनी को खेलते हुए देख सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने इंस्टाग्राम में पोस्ट कर खुद के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है। अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में MS धोनी ने लिखा है, आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए बहुत धन्यवाद। आज शाम 7:19 पर बाद से मुझे रिटायर समझा जाए। अपने इस पोस्ट के साथ ही धोनी ने एक वीडियो भी शेयर किया है। 39 वर्षीय MS धोनी टेस्ट क्रिकेट से पहले ही संन्यास का ऐलान कर चुके थे। हालांकि वनडे और T20 में भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बने हुए थे, लेकिन अब धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली को दिन में ही धोनी ने संन्यास की चिट्ठी लिख दी थी। धोनी क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया के कप्तान भी रह चुके हैं। साथ ही धोनी के नाम कई बड़े कीर्तिमान भी दर्ज हैं। धोनी के रिटायरमेंट पर देश और दुनिया के कई दिग्गजों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली ने महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास लेने के बाद इसे एक युग का अंत बताया है। वहीं धोनी की रिटायरमेंट के बाद सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट के जरिए अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर MS धोनी को भारतीय क्रिकेट में उनके अद्वितीय योगदान के लिए शुक्रिया कहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत में भी रूसी वैक्सीन बनाने की तैयारी, डील के लिए बातचीत शुरू। जी हां दोस्तों, रूस की ओर से तैयार की गई कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक V में कई भारतीय कंपनियां रुचि ले रही हैं। भारतीय कंपनियों ने रशियन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड से कहा है कि वो वैक्सीन के फेज 1 और फेज 2 के क्लिनिकल ट्रायल से जुड़ी जानकारियां उन्हें मुहैया कराए। बता दें कि RDIF रूस की पूंजी मुहैया कराने वाली कंपनी है। इसी कंपनी ने कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक V के रिसर्च और ट्रायल की फंडिंग की है। RDIF के पास ही इस वैक्सीन के मार्केटिंग और एक्सपोर्ट का अधिकार है। वैक्सीन V दुनिया की पहली रजिस्टर्ड कोरोना वैक्सीन है। अगर भारतीय कंपनियों की RDIF से बात आगे बढ़ती है तो भारत में इस वैक्सीन का उत्पादन हो सकता है। इस वैक्सीन का इस्तेमाल निर्यात और घरेलू उपयोग के लिए किया जा सकता है। मॉस्को में भारतीय दूतावास के सूत्रों ने ये जानकारी रूसी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक को दी है। रूसी दूतावास के सूत्रों ने कहा, भारतीय कंपनियां वैक्सीन को लेकर RDIF से संपर्क में हैं और इन कंपनियों ने फेज 1 और फेज 2 के ट्रायल की तकनीकी जानकारी मांगी है। इस दौरान सरकार से जरूरी अनुमति मिलने के बाद तीसरे देश को वैक्सीन के निर्यात पर चर्चा हुई। साथ ही घरेलू इस्तेमाल के लिए भी वैक्सीन के उत्पादन पर बात की गई। पिछले मंगलवार को रूस दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने कोरोना के खिलाफ वैक्सीन को रजिस्टर करवाया है। इस वैक्सीन को रूस की माइक्रोबायोलॉजी रिसर्च सेंटर गमलेया बना रहा है। ये वैक्सीन बुधवार को क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे फेज में चली गई है। रूस में भारत के राजदूत वेंकटेश वर्मा ने न्यूज एजेंसी स्पुतनिक को कहा कि RDIF के प्रमुख किरिल दिमित्रिव के साथ वैक्सीन निर्माण को लेकर सकारात्मक बातचीत हुई है और उन्हें उम्मीद है कि इसका सकारात्मक नतीजा निकलेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में बाढ़ के पानी में घुसकर कुछ इस तरह फहराया गया तिरंगा, तस्वीरें वायरल। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण के खौफ के बीच आज पूरे देश भर में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। बिहार में कोरोना के साथ साथ बाढ़ का भी कहर जारी है। दोनों आपदा से लड़ते हुए लोगों ने तिरंगा फहराया और स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया। बिहार के कई इलाकों से खास तस्वीरें आ रही हैं जिसमें लोग बाढ़ के पानी में घुसकर तिरंगा फहराया। पटना के गांधी मैदान में शनिवार को 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्र ध्वज फहराया
तो छपरा में स्वतंत्रता दिवस बहुत धूमधाम से मनाया गया। शहर के तमाम सरकारी कार्यालयों, निजी स्कूलों व संस्थाओं में तिरंगा फहराया गया। इसी बीच छपरा के गरखा स्थित संत जोसेफ एकेडमी में अलग ही नजारा देखने को मिला। स्कूल प्रशासन ने बाढ़ के पानी के बीच तिरंगा फहराया। दरअसल जिले में बाढ़ के कारण संत जोसेफ एकेडमी के कैंपस में भी पूरी तरह से पानी भर गया है, लेकिन इसके बावजूद 15 अगस्त के मौके पर पानी में ही तिरंगा फहराने का निर्णय लिया गया, जिसके बाद पानी में तिरंगा फहराने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। संत जोसेफ के सचिव डॉक्टर देव कुमार सिंह ने बताया कि बांध टूट जाने से काफी दिनों से बाढ़ का पानी स्कूल में जमा हो गया है और पूरा स्कूल कैंपस डूब गया है। आज बाढ़ के पानी में ही तिरंगा फहराया गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर खूब वाहवाही हो रही है। इसके अलावा सारण में कई और जगहों से ऐसी तस्वीरें आई जहां लोग बाढ़ के पानी में तिरंगा फहराते हुए नजर आए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम नीतीश का विरोधियों पर निशाना, घर बैठकर कुछ भी ट्वीट कर देना अब फैशन। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और आलोचकों पर भी निशाना साधा। नीतीश कुमार ने शनिवार को अपनी सरकार की कथित तौर पर आलोचना पर नाराजगी जताई और कहा कि लोगों को उनकी उपलब्धि बेहतर तरीके से समझने के लिए उनके सत्ता में आने से पहले की राज्य की दयनीय हालत पर गौर करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में लोगों को संबोधित करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ शिक्षकों की बहाली जैसे कई कामों की जानकारी दी। उन्होंने पहले ही सेवा में मौजूद कर्मियों की कर्मचारी भविष्य निधि योजना से जोड़ने जैसे लोकप्रिय कदमों की भी जानकारी दी। लगातार चौथी बार निर्वाचित होने के लिए चुनाव मैदान में जाने से पहले मुख्यमंत्री का स्वतंत्रता दिवस पर यह आखिरी संबोधन था। नीतीश कुमार ने करीब 1 घंटे के संबोधन के अंत में कहा, घर में बैठकर कुछ भी ट्वीट कर देना फैशन हो गया है, वह भी बिना जाने कि क्या उपलब्धि हासिल की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा, लोगों को, खास तौर पर हमारी युवा पीढ़ी को यह जानना चाहिए कि 15 वर्ष पहले हालात कैसे थे। मैं अपने अधिकारियों से भी लगातार कहता रहता हूं, गड्ढों की वजह से शायद ही सड़क दिखाई देती थी, बिजली आपूर्ति की दयनीय स्थिति थी, हमने उसे बदला है। मुख्यमंत्री की नाराजगी कोविड-19 महामारी से निपटने में राज्य सरकार की कथित नाकामी और सामाजिक आर्थिक संकट के खिलाफ सोशल मीडिया पर चल रहे अभियान की पृष्ठभूमि में आई है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव, पूर्व सहयोगी और अब प्रतिद्वंदी प्रशांत किशोर और गठबंधन में सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख चिराग पासवान नीतीश सरकार के खिलाफ मुखर हैं। भाषण देने से पहले 69 वर्षीय नीतीश कुमार ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। कोविड-19 की वजह से इस कार्यक्रम में सीमित संख्या में लोगों को शामिल होने की अनुमति थी एवं सभी ने मास्क पहना था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गृह मंत्री अमित शाह की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव, कुछ दिन होम आइसोलेशन में रहेंगे। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है और इस संबंध में खुद शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि आज मेरी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं। अमित शाह 2 अगस्त को कोरोना पॉजिटिव हुए थे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज शुक्रवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, आज मेरी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं और इस समय जिन लोगों ने मेरे स्वास्थ्य लाभ के लिए शुभकामनाएं देकर मेरा और मेरे परिजनों को ढांढस बंधाया, उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। डॉक्टर्स की सलाह पर अभी कुछ और दिनों तक होम आइसोलेशन में रहूंगा। साथ ही अमित शाह ने कहा, कोरोना संक्रमण से लड़ने में मेरी मदद करने वाले और मेरा उपचार करने वाले मेदांता अस्पताल के सभी डॉक्टर्स व पैरामेडिकल स्टाफ का भी आभार व्यक्त करता हूं। इससे पहले 2 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह ने खुद जानकारी देते हुए बताया था कि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शाह को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कोरोना के लक्षण दिखने के बाद गृह मंत्री ने टेस्ट करवाया था, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अमित शाह ने 2 अगस्त को ट्वीट किया, कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है, परंतु डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूं। मेरा अनुरोध है कि आप में से जो भी लोग गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं। गृह मंत्री अमित शाह के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद कई बड़ी हस्तियों ने उनके जल्द ठीक होने की कामना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा, अमित जी, हर चुनौती के सामने आपकी दृढ़ता और इच्छा शक्ति एक मिसाल रही है। कोरोना वायरस की इस बड़ी चुनौती पर भी आप निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप जल्द से जल्द स्वस्थ हों, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। अमित शाह के जल्द स्वस्थ होने की कामना कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी की थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कोरोना संक्रमित होने का समाचार प्राप्त हुआ। अमित शाह दृढ़ इच्छा शक्ति के प्रतिमान हैं।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 2024 में नरेंद्र मोदी फिर से बनेंगे पीएम, बोले पूर्व विदेश मंत्री। जी हां दोस्तों, भाजपा नेता और पूर्व विदेश मंत्री एसएम कृष्णा ने कहा है कि भाजपा की 2024 में संसदीय चुनाव में फिर से सत्ता में निश्चित ही वापसी होगी और मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की कार्यप्रणाली की तारीफ की। कर्नाटक के पूर्व सीएम कृष्णा ने ये भी कहा कि आज भी कांग्रेस की अहम भूमिका है, वह खासकर क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को एकत्रित कर नया राजनीतिक गठजोड़ बना सकती है। राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। एसएम कृष्णा ने कहा है कि देश के राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है। हमें सत्ता में बैठे शीर्ष नेतृत्व की आलोचना के भय से मुक्त होना होगा। सभी दलों को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे लोकतंत्र मजबूत हो सके। गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दौर की चर्चा करते हुए कहा कि उस समय जो आंतरिक लोकतंत्र था उससे सीख ली जा सकती है। 3 साल पहले कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए 88 साल के एसएम कृष्णा ने भाजपा के साथ काम करने के अनुभव के बारे में पूछे जाने पर कृष्णा ने कहा कि यहाँ का अनुभव बहुत अच्छा रहा है। मैं प्रसन्न हूँ। मुझे महसूस होता है कि मैंने भाजपा में आकर अच्छा फैसला किया। महाराष्ट्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने और राजस्थान में सचिन पायलट के बगावती तेवरों को लेकर कृष्णा ने कहा कि इसका कारण युवाओं को अपनी राय रखने और अपने लिए जगह बनाने का मौका नहीं मिल पाना है। पुरानी पीढ़ी को युवाओं के लिए जगह बनानी होगी, लेकिन उन्हें युवा पीढ़ी का नेतृत्व करने के लिए पार्टी का अहम हिस्सा बने रहना चाहिए। कोई पार्टी समय के साथ बदलती नहीं है तो वह नष्ट होने लगती है। यूपीए सरकार में विदेश मंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके एसएम कृष्णा कांग्रेस छोड़ने के बाद 2017 में भाजपा में शामिल हो गए थे। एसएम कृष्णा ने कांग्रेस में 4 दशक से ज्यादा राजनीति की। वह इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री रहे। फिर 1999 से 2004 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद मनमोहन सिंह कैबिनेट में उन्होंने विदेश मंत्री का जिम्मा संभाला। इसके बाद कांग्रेस ने उनको महाराष्ट्र का राज्यपाल भी बनाया। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।